स्वागत है आपका कक्षा 11 की एनसीईआरटी भारत भौतिक पर्यावरण में। हम इसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। दक्कन का पठार। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। ये देखो, इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। ये दक्कन के पठार की सीमा बनाती हैं। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अधिक नामों से जाना जाता है। अब पश्चिमी घाट कितने पांच राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। तो उनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी। एक्चुअली नीलगिरी पे क्या है, नीलगिरी नीलगिरी ना कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की सीमा पे लगा हुआ है। तो ज़्यादातर कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पे लगा हुआ है, इसलिए इसको तमिलनाडु और कर्नाटक में नीलगिरी बोल देते हैं। केरल में अनामलाई और इलायची पहाड़ियाँ, ठीक है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत है। अविरत मतलब लगातार होते हैं। इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। ये चीज याद रखना कि उत्तर से दक्षिण की तरफ पश्चिमी घाट की ऊंचाई बढ़ती है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, जो है 2695 मीटर। याद रखना क्योंकि ये यूपीएससी का पीवाईक्यू भी है वैसे भी। जो पश्चिमी घाट की अनामलाई पहाड़ियों में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? डोडा बेट्टा, जो नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है। मैं आपको इनका याद करने की नमो नक्श देता हूँ एक। याद करो नाक से, NAC, नीलगिरी, अनामलाई और कार्डामम, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की तरफ सीक्वेंस है इनका। नीलगिरी में कौन सी पहाड़ी है? डोडा बेट्टा, ठीक है। अनामलाई में अनाईमुडी, यही दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और कार्डामम। ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से है। पूर्वी घाट अविरत नहीं है। अविरत नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि जो पश्चिमी घाट की ओर से बहती हुई नदियां है ना, इसको अपर्दन द्वारा काट देती हैं। जैसे देखो, महानदी गोदावरी और कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अपर्दित है। यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियां हैं: जावादी श्रेणी, पालकोंडा श्रेणी, नल्लामाला पहाड़ियाँ और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिल जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और ये चीज़ याद रखना क्योंकि ये भी यूपीएससी के पीवाईक्यू है। मध्य उच्च भूभाग। पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत उत्कृष्ट पठार की श्रेणियों से बना है, जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 600 से 900 मीटर तक, ठीक है। ये दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। ये मध्य उच्च भूभाग, जैसे दक्कन के पठार की तो उत्तरी सीमा सतपुड़ा पर्वत बनाता है, लेकिन मध्य उच्च भूभाग इसके अंतर्गत ही आ जाता है। ये अपशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण है। अपशिष्ट पर्वत वो पर्वत होते हैं जो पुराने हैं, लेकिन इनमें अपर्दन, जिनमें बहुत ज़्यादा अपर्दन हो गया है, ठीक है। ये उत्कृष्ट उदाहरण है जो कि काफ़ी हद तक अपर्दित हैं, जिनकी श्रृंखला टूटी हुई है क्योंकि अपर्दन के द्वारा टूटी जाती है। प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है, जहाँ अनुदैर्ध्य रेत के टिब्बे और चापाकार रेतीली टिब्बों से ढके हैं। देखो, अनुदैर्ध्य रेत के टिब्बे ऐसे होते हैं। क्या हवा एक दिशा की ओर बहती रहती है, तो हवा जो जो रेत कण है ना, उनको 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 उठाकर ऐसे निक्षेपित कर देती है, ठीक है। और दूसरा था बरखान। बरखान में भी ऐसा होता है, जब हवा एक दिशा की ओर चल रही होती है तो वो सीप का आकार ले लेता है। जो सीप है, सीप में एक भुजा होती है, बरखान में दोनों भुजा ऐसी फैली हुई होती हैं। अपने भूगर्भीय
गर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है। कायांतरित क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि एक चट्टान 3 प्रक्रियाओं से गुजरती है। कौन कौन सी हैं वो? आग्नेय, अपसादी और कायांतरित। ठीक है। आग्नेय को चट्टान कौन सी होती हैं? जो लावा 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 के ठंडे होने से बनी चट्टान होती हैं। अपसादी कौन सी होती हैं? जिनमें लगातार अपरदन के द्वारा जो निर्मित चट्टान होती है उनको अपसादी बोलते हैं। अब कायांतरित उनको बोलते हैं दोनों ही चट्टानों में कोई ताप और दाब के कारण जिनके आकार बदल जाए तो उसको कायांतरित बोल देते हैं। जैसे कि एक चट्टान संगमरमर, ये कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। ठीक है। जैसे संगमरमर, स्लेट और नाइस की उपस्थिति इसका प्रमाण है। समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई कितनी है? 700 से 1000 मीटर के बीच में है। उत्तर तथा उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। ये भी याद रखना क्योंकि यूपीएससी हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो आपको कंफ्यूज कर दे। तो उत्तर तथा उत्तर पूर्व की दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। और वो क्या, एनसीईआरटी से लाइन की लाइन उठा लेती है। आप देखोगे पीवाईक्यू तो आपको पता चलेगा कि उसने लाइन उठा के पूछा है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से निकलती हैं। जिनमें नदियां कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी नदियां हैं यमुना की सहायक नदियां? देखो, इसका भी निम्नलिखित बताता हूँ आपको याद करने का। ये यमुना बह रही है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। अब इसमें कुछ सहायक नदियां हैं इसकी। आप निम्नलिखित याद कर लेना। CSBK, CS के नाम सुना है आपने? चेन्नई सुपर किंग्स, तो उससे ही रिलेटेड है CSBK। चंबल, सिंध, बेतवा और कैन, ये सब कहाँ से निकलती हैं? विंध्याचल और कैमूर श्रेणी से निकलती हैं। ठीक है। बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है जो पश्चिम में अरावली से निकलती है। एक्चुअली चंबल डायरेक्ट जाके वहीं यमुना में नहीं मिल जाती। चंबल कहाँ से निकलती है? जाना पाप पहाड़ी। कहाँ पे है ये? महू, इंदौर के पास में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है। ये जाती है तो राजस्थान से जाती है, राजस्थान से फिर उत्तर प्रदेश में जाती है, फिर यमुना में मिलती है। अब आपको पता ही है कि अरावली पहाड़ी कहाँ पे है? राजस्थान में। और अरावली पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? बनास, जो जाके चंबल में मिल जाती है। इसलिए ये शब्द बोला है। ठीक है। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है। आप मैप में देखोगे राजमहल की पहाड़ियाँ, ये देखो राजमहल की पहाड़ियाँ। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? आप देखो, ये अरावली है। मैं दूसरे पेन से बना देता हूँ। ये अरावली है, ठीक है। ये विंध्या, ये सतपुड़ा, यहाँ। तो ये वाला पूरा क्षेत्र है ना, मध्य उच्च भूभाग का भाग है। ठीक है। जिसके दक्षिण में छोटा नागपुर पठार खनिज पदार्थों का भंडार है। अब छोटा नागपुर को एक और नाम से इंगित करते हैं, इसको बोलते हैं भारत का रूर। रूर प्रदेश। एक्चुअली रूर कहाँ पे है? जर्मनी में। तो जर्मनी के रूर में ना, वहाँ पे भी खनिज भंडार मिलते हैं, तो इसलिए इसको भारत का रूर प्रदेश बोल देते हैं। उत्तर पूर्व पठार वास्तव में है प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तारित भाग है। यह माना जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने से ये अलग हो गया था। इसको अच्छे से समझो। ठीक है। हमने पिछली वीडियो में देख रखा है कि भारतीय प्लेट है ना, ये उत्तर दिशा की ओर खिसक रही है। ठीक है, लगातार खिसक रही है। जब लगातार खिसकने के कारण क्या हो रहा था, जब यूरेशियन प्लेट से ये टकराई, तब क्या हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो हिमालय की उत्पत्ति होने के कारण क्या हुआ, उसका जो उत्तर पूर्वी भाग है ना, तो यहाँ पे भ्रंश पड़ गया। भ्रंश क्या हो जाता है?
दो चट्टानों को या दो प्लेटों को अलग कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे गैप पड़ गया था, भ्रंश पड़ गया था। तो इसका ही भाग जो उत्तर पूर्व यानी मेघालय और असम असम में मिलता है आपको, और ये पूरा प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। अब यहाँ पे क्या हुआ, लगातार हिमालय से जो नदियाँ आ रही थी, लगातार नदियों द्वारा जो अपसाद लाए गए, तो अपसादों को यहाँ पे निक्षेपित कर दिया इस भ्रंश में। तो ये भ्रंश पूरित हो गया। आपको यहाँ पे मैदान मिलते हैं। आपने देखा होगा बंगाल का क्षेत्र और बिहार का क्षेत्र, यहाँ पे मैदान मिलते हैं। ठीक है, ये देखो, यहाँ तक है अपना प्रायद्वीपीय खंड। ठीक है, ये पूरे प्रायद्वीपीय के भाग है। तो यहाँ पे जो गैप पड़ा है ना, ये वाला, ये भ्रंश के कारण पड़ा था। जो नदियाँ आ रही हैं देखो आपको, गंगा की कई सहायक नदियाँ हैं, तो इनके द्वारा जो अपसाद लाए गए, तो यहाँ पे निक्षेपित कर दिए। यहाँ पे पूरे मैदानी क्षेत्र हैं, जलोढ़ी क्षेत्र हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको उपजाऊ क्षेत्र बोलते हैं। बाद में यह नदी द्वारा जमा किए गए जलोढ़ द्वारा पाट दिए गए। ठीक है, यही चीज़ बोली उसने भी। आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग हैं। इसमें आवास करने वाली जनजातियों के नाम पर मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? गारो, खासी और जयंतिया। हमने अभी मैप में देखा था, एक बार वो देखा, ये देखो, गारो, खासी, जयंतिया, ये यहाँ की जनजाति भी हैं, और इन जनजातियों के आधार पर ही इन पहाड़ियों का नाम रख दिया गया। असम की कार्बी एंगलोंग पहाड़ी भी इसी का विस्तार है। ये चीज़ याद रखना, जो कार्बी एंगलोंग है ना, वो असम में है। छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय के पठार भी कोयला, लोहा, सिलिमेनाइट, चूने के पत्थर और यूरेनियम जैसे खोज पदार्थों का भंडार है। इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। परिणाम स्वरूप मेघालय के पठार एक अति अपर्दित भूतल है। चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है, और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। आपको ये चीज़ समझाता हूँ। यह है अपना प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, जब मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो यहाँ पे ना भारत तिब्बत निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हवाएं यहाँ से आती हैं समुद्र से, ये यहाँ पे हिंद महासागर लग जा रहा है। कंपेरेटिवली यहाँ पे उच्च दाब रहता है, यहाँ पे निम्न दाब रहता है। ठीक है, तो हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहेंगी। तो हवाएं जब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं, तो प्रायद्वीपीय भारत के कारण तो ये 2 दिशाओं में बढ़ जाती हैं, 2 भागों में। ये अरब सागर वाली धाराएं हो जाती हैं, ये बंगाल की खाड़ी वाली धाराएं हो जाती हैं। ठीक है, अब अपना भारत इस टाइप से है, यहाँ पे हिमालय लग रहा है पूरा। ठीक है, ऐसे अब ये वाली हवाएं आती हैं, इनसे टकराती हैं, इनको पार ना करके ऐसे विक्षेपित हो जाती हैं, और विक्षेपित हो जाती हैं जो हवा में। जब क्या आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, और आर्द्रता बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, आर्द्रता होती हैं, तो साथ साथ में पर्वतों के साथ साथ इस ऊपर उठती हैं तो संघनित हो जाती हैं। जब संघनित हो जाती हैं तो इनमें और क्षमता नहीं बचती कि हवाओं को दूर तक ले जाए, तो बारिश यहीं पे कर देती हैं। तो चेरापूंजी स्थल है ना, विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपर्दन ज़्यादा हो जाता है, और वनस्पति के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है, और यह वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। इसलिए इसका यही कारण इसका है। ठीक है, यार आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो वास्तव में हिंदी मीडियम से यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा सहयोगी होगी ये। थैंक यू सो मच।